बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे MT 621 के नेक्स्ट मॉड्यूल्स को। हमने 115 तक अपने मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि पिछले लेक्चर्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ उसमें आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेसिकली जो हमने अपने पिछले टॉपिक में स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी को, उसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल डेफिनेशन हमने देखी थी, उसी को बेसिकली हमने आगे लेके चलना है। यहाँ पे हम एक थ्योरम से स्टार्ट करेंगे जो कि टॉपिक नंबर 16 का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और इसको कंटिन्यूटी थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास कहता है कि अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूज ऑन ओपन इंटरवल। हमें एक इंटरवल डिफाइन किया गया है, ओपन इंटरवल है ए बी, इफ इट इज कंटिन्यूज एट एवरी पॉइंट इन ए बी। यानी कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल डिफाइन किया गया है और उसने कहा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है ए और बी की। अब कंटिन्यूस मींस के इसकी जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करता है और इसके हर पॉइंट पे, यानी कि ए और बी के दरमियान में जो हर हमारे पास पॉइंट आएगा उस हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस है। अब ए और बी के अलावा मीन्स के ए और बी तो हमारे इंटरवल्स है ना, ठीक है, ए और बी के ओपन इंटरवल्स है हमारे पास ये दोनों। तो ए और बी के दरमियान में जितने भी टर्म्स आएंगे, जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे, उन सब के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। तो देन इसके ऊपर जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि जो हमारा ए है, हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे ये चीजें हमारी यूज होनी है। ए बी जहां पे भी ओपन इंटरवल में यूज हो रहा होगा तो ए के ऊपर हम जो लिमिट्स काउंट करते हैं, यानी कि जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि ए अगर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे और एक हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है, तो जो बी पॉइंट है उसके ऊपर हमेशा आप लेफ्ट हैंड लिमिट्स को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट्स आपकी हमेशा बी के पॉइंट के ऊपर आएंगी और जो ए का पॉइंट है आपके पास उसके ऊपर हमेशा आपकी क्या होंगी, राइट हैंड लिमिट्स को आप काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है और इनको इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये कंडीशन एक दिखाई दे रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव। नेगेटिव साइन को हमने डिस्कस किया था कि ये किसके लिए, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये बी जो है ये हम किस लिए यूज करेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट्स होंगी उनके लिए हम बी को यूज करेंगे और जो हमारी राइट हैंड लिमिट्स होंगी, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट्स होंगी तो उसको हम ए के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आगे हमारी एग्जांपल है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और इसका इंटरवल डिफाइन किया गया 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी मीन के 0 की तरफ से हमारा ये क्लोज्ड होगा और इन्फिनिटी की तरफ से हमारा ये ओपन इंटरवल होगा। ये चीजें आप छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फंक्शन है जो कि हमने डिस्कस किया था पीछे, जिसकी इसकी जो फर्स्ट लिमिट होती है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या, अंडर रूट एक्स है और ये हमारा लेसन हो जाएगा एप्सिलॉन के और एक्स अप्लाई करेगा बिटवीन हमारे पास 0 और एप्सिलॉन के, इन दोनों के दरमियान में हमारा एक्स लाई करेगा। और जो लिमिट्स हैं जो अभी हमने जो है वो निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट्स को जो है वो लगाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है वो इसकी हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट्स को निकालेंगे। लिमिट्स एक्स अप्रोचेस, जो हमारी राइट हैंड लिमिट्स है उनको हम यहाँ से निकाल लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ 0 हो जाएगा। अब अगर जो है वो इसकी इनइक्वालिटीज को हम चेंज करें कि एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0 और एक्स बी ग्रेटर देन 0 हो, तो देन हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, अंडर रूट एक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो तो अंडर रूट एक्स है ना, तो इसी तरह से अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स नॉट दोनों हमारे पास आ जाएंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स नॉट के साथ, तो हमारे पास इसकी ये कंडीशन बन जाएगी। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसकी लिमिट्स आएंगी वो एक्चुअली यही लिमिट्स आएंगी जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो लिमिट्स हमने बस ये बतानी है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हाँ, ये हमारा जो सिस्टम है जो इसने हमें बताया कि 0 टू इन्फिनिटी तक इसने इनके दरमियान में इसको लाई करना है एक्स को, तो हमने काउंट किया तो ये हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन अंडर रूट एक्स नॉट। तो मींस टू से दैट कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है और उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 की तरफ से हमारा क्लोज्ड इंटरवल डिफाइन होगा और इन्फिनिटी की तरफ से क्या होगा, हमारा ओपन इंटरवल डिफाइन होगा।
सेम इसी तरह से हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। जी ऑफ एक्स अंडर रूट 1/, साइन पाई एक्स। अब जब भी साइन और कॉस की बात आए, जो तुझे हमारी जो होते हैं नंबर साइन और एक्स होते हैं, ये हमारे ऑसिलेट करते हैं, -1 और 1 के दरमियान में ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को जो है वो हम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते, ऐसे फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। और अगर ये कंटिन्यूस हों भी तो किसी खास इंटीजर्स के ऊपर हम इनको कंटिन्यूस कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास n जो है वो -∞ टू +∞ और उनके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब का हम यूनियन ले, तो देन जो है वो हम इस फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। लेकिन जो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ऑन एट x नॉट इज इक्वल टू n, यानी कि अगर कोई और इंटीजर हम इसकी जगह पे रख के चेक करें तो देन ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते इस तरह के पॉइंट्स पे। जस्ट हम इनको ऐसे किसी खास फंक्शन के ऊपर, किसी खास नंबर्स के ऊपर n, जैसे कि n+1, n+2, n+3, इस तरह के फंक्शंस के ऊपर इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। इनके फार्मूलाज को यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज होते हैं उनको यूज करके हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर 0 की या इन्फिनिटी की या पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी की बात हो तो देन हम इनको जो है वो इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जो साइन और कॉस जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था -1 to 1 के दरमियान में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अब पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है? पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब मैं आपको यहाँ से एग्जांपल से बताती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है ना, तो पीस वाइज का मतलब है कि हर जो पॉइंट है ना उसके ऊपर हमारा जो एक इंटरवल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखें जो इसकी फर्स्ट लिमिट है वो हमारे पास क्या है, x जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और आगे इसने जो है वो कहाँ तक जाना है, आगे इसने 3 तक जाना है। ठीक है, यानी कि 0 से 3 तक ये इंटरवल डिफाइन किया गया है और इसके दरमियान में जितनी जो लिमिट्स है ना, जो x है हमारा उसको डिफाइन किया गया, यानी कि x लाई करेगा बिटवीन 0 और 1, x इक्वल टू 1, यानी कि ये सारी लिमिट्स हम पुट करके जो भी हमारा फंक्शन दिया जाएगा उनको हम चेक करेंगे, जो भी हमारा f ऑफ x होगा। तो यानी कि ये पूरा एक इंटरवल है 0 से 3 तक और इसके दरमियान में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उनको हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और इस चीज को जो है वो हम पीस वाइज कहते हैं, जो हमारी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो। और जहाँ पे देख लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट पॉजिटिव है, मींस कि आपकी राइट हैंड साइड लिमिट्स कंक्लूड होंगी। f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपका a इंटू बी, यानी कि a b है ना, तो आप राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो a आपका क्लोज्ड इंटरवल होगा और b आपका ओपन इंटरवल होगा। इसी तरह से जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो जो आपका a है वो आपका ओपन इंटरवल होगा हो जाएगा और b जो है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। और अगर ये दोनों जो है जब इक्वल हो जाए तो ये इक्वल कब होंगी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है जो दोनों इक्वल हो, इक्वल टू f ऑफ x नॉट फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी पॉइंट x नॉट इन a एंड b, यानी कि a और b के दरमियान में कुछ पॉइंट्स होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हमारी ये लिमिट्स जो हैं वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट एक थ्योरम है, बस इसकी स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, इसमें कोई इस तरह की खास बात नहीं है। ये हमने पीछे डिस्कस किया है, f ऑफ g f माइनस डी, यानी कि दो को पहले ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। ठीक है, वही चीज है, बस इसको थ्योरम की स्टेटमेंट बनाया कि अगर f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन अ सेट एस, यानी कि पहले हम एक एक फंक्शन की बात करते रहे, अब हमारे पास क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शन आ गए। अगर f और g जो है वो हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी एक सेट के ऊपर, तो f प्लस g, f माइनस d और f ऑफ g एंड f ओवर g ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे एट ईच x नॉट एंड एज सच दैट g ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर f और g यानी कि दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए गए और उसके ऊपर फिर हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करें, जो भी उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, चाहे वो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, उन दोनों को ऐड करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या फिर उन दोनों को डिवाइड करें, तो वो भी हमारे पास जो उसका आंसर आना चाहिए वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही आना चाहिए। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि इसके ऊपर f ऑफ g जब हम करेंगे तो देन हमारे पास जो g ऑफ x नॉट है वो हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल है इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा, इसका जो प्रूफ है वो इतना कोई खास नहीं है, बस ये चीज आपने याद रखनी कि ये कंटिन्यूस, इसका जो इंटरवल है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूस होगा कब तक कंटिन्यूस, ऊपर आप देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, इनके 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो देन नीचे आपके पास क्या x प्लस 1 है। अब ये डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट के ऊपर जाके होगा, जब आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है
0 से 3 तक, लेकिन जब ये चीज आपने साथ में टर्म डिफाइन करनी है कि x जो है वो आपका वो नॉट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। जब भी आपका x -1 के इक्वल हो जाएगा तो इट्स मीन कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपका 0 से +-3 तक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो बात हो गई कंटिन्यूटी की। अब हम देखेंगे कि अगर कुछ इस तरह की भी सिचुएशंस आ जाती है कि जब हमारे पास क्या है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन आता है तो हम उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी टर्म्स उसके ऊपर हम लगाएंगे, कुछ ऐसे फार्मूलाज लगाएंगे या कोई ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे उन फंक्शंस के ऊपर जिनको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उनकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी अगर वो एक दफा उनका आ जाए कि वो डिसकंटिन्यूस है तो मीन्स कि वो डिसकंटिन्यूस ही रहेंगे, उनको हम कंटिन्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वो इनकी जनरल फॉर्म दी गई है। इट कैन बी शोन दैट इफ f1 एंड f2 अप टू fn आर द कंटिन्यूस ऑन द सेट S, देन वी कैन राइट, यानी कि इनको प्लस करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से, इनको माइनस करने से देन हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। उनको रैशनल फंक्शन में भी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ओवर की फॉर्म है a नॉट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स को भी और राइट हैंड लिमिट्स को भी हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास क्या है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, लेट f बी द डिफाइन ऑन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x नॉट। अब डिलीटेड नेबरहुड का तो आपको पता चल गया होगा, हमारे पास x नॉट हमारे पास एक होता था और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हम डिफाइन करते थे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और वो दोनों साइड से मतलब जो हमने रिमूव करना होता था देन उसको डिलीटेड नेबरहुड का नाम हमने दिया था। अच्छा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x नॉट एंड डिसकंटिन्यूस फ्रैक्स अनडिफाइंड एट x नॉट, यानी कि ये हमारे पास सिचुएशन बनती है कि वो कंटिन्यूस है और अनडिफाइंड है। वी से दैट f हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हम ये भी फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन आया है उसकी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? इफ लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट एंड f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी कि उस फंक्शन के ऊपर जो हमारा डिसकंटिन्यूस आया है उसके ऊपर हमको इस तरह की लिमिट अप्लाई कर दें कि क्या होगा, वो हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बन जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f ऑफ x हमें दिया गया और इसकी जो डोमेन दी गई है वो क्या है, x बिलोंग टू d(f)(f) और x नॉट इज इक्वल टू x नॉट किया। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर j अप्लाई कर दे, यहाँ पे कहते हैं कि ये नॉट इज इक्वल टू, यानी कि ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन, एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता था, फिर एक दफा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स भी और राइट हैंड लिमिट्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल है तो जो हमारा जो फंक्शन है उसके ऊपर अगर वही लिमिट्स हम अप्लाई करें तो उसका आंसर भी सेम आना चाहिए, उसकी डोमेन और रेंज जो है वो भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों जब इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी, और जो फंक्शन हमने बताया गया होगा जिसके हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स निकालेंगे उसके भी इक्वल आती है, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि इसकी लिमिट्स तो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, बट जो फंक्शन है वो हमारा इक्वल नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन होगी तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें कि जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू x नॉट है, यानी कि जो दोनों इक्वल नहीं है उनके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास x नॉट पे क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन अब कुछ इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो हमारे डिसकंटिन्यूस ही रहते हैं, तो वो आपके साइन और कॉस, यानी कि जब ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड हो जाएगी तो साइन और कॉस हमेशा ऑसिलेट करेगा 1 to -1 के दरम्यान। तो जरूरी नहीं कि हर दफा डिसकंटिन्यूस ही होंगे, लेकिन जो है वो जो मेजर चीज है इनके बारे में, जो साइन और कॉज है उनमें यही है कि ये 0 के ऊपर कभी भी डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करें तो आपके पास सिंपल जो है वो फंक्शन तो डिफाइन है, लेकिन इसकी जो लिमिट्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स, वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, यानी कि साइन इनटू 1/∞ आ जाएगा ना। ठीक है, तो इन्फिनिटी साइन 1/∞, उसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं बनती, तो इट्स मीन कि ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। x नॉट के इक्वल, x जो है वो x नॉट के इक्वल नहीं आता। अगर लिमिट्स इसके ऊपर अप्लाई करें भी तो तब भी ये इक्वल नहीं आता, क्योंकि क्या है, अनडिफाइंड एट 0 एंड इट्स डिसकंटिन्यूटी दे नॉट रिमूवेबल। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपको समझा रही थी कि इस तरह के फंक्शंस की जो डिसकंटिन्यूटी उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी, कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि f और g दो हमारे पास फंक्शन है और इनकी डोमेन क्या है। जो f फंक्शन है उसकी डोमेन हमारे पास df है, और जो g है उसकी हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, हमारे पास जी dg है। आगे इनको डिफाइन करते हैं।
अगर जो है वो हमारे पास जो g फंक्शन है उसकी डोमेन एक नॉन एम्प्टी सबसेट है t सच दैट g ऑफ x बिलोंग टू d ऑफ x, यानी कि उनकी जो डोमेन्स हैं जो हमारे पास क्या है, जो f और g दो फंक्शंस हैं और उनकी डोमेन एक df है और एक gf है। df मीन के f फंक्शन की डोमेन और dg मीन के हमारे पास जो g वाला फंक्शन है ना उसकी डोमेन। तो अगर जो हमारे पास dg है वो क्या एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो जो सबसेट है उसको हमने डिनोट किया कि वो हमारे पास क्या है t है। तो सच दैट फिर क्या होगा कि जो g ऑफ x है वो किसके बिलोंग करता है, जो d ऑफ f है, यानी कि जो हमारे पास g ऑफ x एक फंक्शन दिया गया है वो किससे बिलोंग करेगा, वो d ऑफ f, यानी कि जो f फंक्शन है उसकी डोमेन से बिलोंग करेगा। और जो x है यानी कि यहाँ पे जो हमने x डिफाइन किया है ये किससे बिलोंग करेगा, ये सबसेट होगा हमारे पास। देन द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g, अब कंपोजिशन इस चीज को कहते हैं, ठीक है। f ऑफ g हम आगे डिफाइन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। f ऑफ g आपको याद आ रहा होगा अपने फर्स्ट ईयर में जो चीजें पढ़ी हैं, f ऑफ g ऑफ f ऑफ f, यानी कि f ऑफ g का मतलब है कि आपका जो f का फंक्शन, जो आपका g का फंक्शन है उसमें आप f की वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि x की जगह पे उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल वे दोनों में हम इसको डिफाइन करेंगे। f ऑफ g इज डिफाइंड ऑन t बाय f ऑफ g इंटू x, यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि उसकी प्रोडक्ट की और कंपोजिशन की। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक अलग चीज थी, यानी कि हमारे पास क्या था, f और g था इंटू x था, तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग हमने मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दी थी और देन उनको मल्टीप्लाई कर दिया था। यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक दफा लिख के भी बता देती हूँ कि हमारे पास क्या था, f था और साथ में आपके पास क्या था, g था और इनटू आपके पास क्या था, यहाँ पे x था, समथिंग लाइक दिस। तो उसको हमने लिखा था f ऑफ g एंड f ऑफ x, इसी तरह से हमने डिफाइन किया था और फिर दोनों के ऊपर अलग अलग से हमने लिमिट्स अप्लाई की थी और जो आंसर आया था उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, यहाँ पे कहता है कि f ऑफ g, ये जो सर्कल है ना ये आपको एक कंपोजिशन का सिंबल है, इसको आप सर्कल भी पढ़ सकते हैं और f ऑफ g भी कह सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। आपने टर्म याद रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। f इंटू g ऑफ x, ठीक है, f इंटू g ऑफ x इस तरह डिफाइन करेंगे और आगे इसको पुट किस तरह से करेंगे वो आप यहाँ पे देखें, ये चीज देखें, ठीक है। डोमेन और रेंज तो हम निकालेंगे ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जस्ट हमारे पास ये आ जाए ना कि f ऑफ g फाइंड करें तो सबसे पहले इसकी हम डोमेन, चले ये भी साथ ही हम कर लेते हैं कि d ऑफ f, यानी कि f फंक्शन की डोमेन हमारी ओपन इंटरवल में आएगी 0 टू इन्फिनिटी। log ऑफ x है ना, तो log की डोमेन आपकी 0 टू इन्फिनिटी और g ऑफ x की जो आपकी डोमेन निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो आपकी जो x है वो नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि इसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर के ऊपर इसकी डोमेन डिफाइन होगी एक्सेप्ट इसके, यानी कि x बिलोंग टू रियल नंबर करता है लेकिन x जो है वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें अगर यहाँ पे हम प्लस 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा x की जगह पे। अगर यहाँ पे हम माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर दोबारा से 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर 0 हमारे पास क्या वो अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। दैट्स वाई इसकी जो डोमेन है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी प्लस माइनस 1 के अलावा तमाम रियल नंबर्स पे। तो g ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड x बिलोंग टू t, यानी कि x जो है वो उसका सबसेट है t का और इक्वल टू किसके, माइनस 1 इंटू 1। द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इज डिफाइंड ऑन 1 माइनस 1 एंड 1 बाई, फिर किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे, f ऑफ g इंटू x। देखें जो g ऑफ x का फंक्शन था इसके अंदर हमने क्या किया, जो f ऑफ x था ना उसको हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि जो f ऑफ x का फंक्शन था उसमें हमने बेसिकली क्या किया, जहाँ पे x लिखा हुआ था ना उसकी जगह पे हमने ये जो g ऑफ x का फंक्शन है इसको हमने डिफाइन कर, मतलब x की वैल्यू पुट कर दिया वहां पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे सिंपल x की जगह पे हमने f ऑफ g जब किया है तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने लगा दिया। इसी तरह से g ऑफ f अगर हम डिफाइन करें तो g ऑफ x का जो फंक्शन होगा हमारे पास x की जगह पे जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है ना उसको हमने यहाँ पे पुट कर दी है। बस सिंपल इतनी सी चीज है यहाँ पे। अच्छा आगे देखें, आगे हमारे पास थ्योरम है, सपोज दैट g इज द कंटिन्यूअस एट x नॉट एंड g इनटू x नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट। ये चीजें इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट हम ऑलरेडी अपने पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं जो कि मिड टर्म में इंक्लूडेड थी। अगर आपको कंफ्यूजन है इनके बारे में तो आप पीछे से एक दफा अपने हैंडआउट्स को देख लीजिएगा। अब d ऑफ f एंड f इज कंटिन्यूअस एट g x नॉट, क्या कहता है कि अगर जो है वो g कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x नॉट पे और g ऑफ x नॉट क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है d ऑफ f का, यानी कि जो भी हमने फंक्शन d ऑफ f मीन के डोमेन ऑफ f फंक्शन एंड f जो है वो आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट g x नॉट पे, ठीक है।
तो देन क्या होगा, जो एफ ऑफ जी यानी कि जो इनमें कंपोजिशन हम फाइंड करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगी एट एक्स नॉट। बाकी इसका प्रूफ है, इसको बेशक आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म है, दोबारा से वही एग्जांपल हमें दी गई है, जस्ट यहाँ पे क्या है अंडर रूट आ गया और इसकी हमने जो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे ही कि इसकी लिमिट्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, कि इसकी लिमिट्स जो है वो आपकी एग्जिस्ट करेंगी जी। यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फॉर एक्स नॉट, यानी कि जी एग्जांपल है बेसिकली, यहाँ पे देख लीजिए एफ ऑफ एक्स एक दिया हुआ है, एक आपके पास क्या दिया हुआ है जी ऑफ एक्स दिया गया है। तो इसकी कंटिन्यूटी को हमने चेक करना है। सोल्यूशन हमारे पास है द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फॉर एक्स is greater than 0 and the function g is continuous for x not is equal to -1, यानी कि जो हमारे पास क्या है f है, f का जो फंक्शन दिया हुआ f of x वो हमारे पास कंटिन्यूस है x ग्रेटर देन 0 के ऊपर, यानी कि जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। और जो g का हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस है लेकिन x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर x इक्वल टू -1 आ जाएगा तो मीन कीजिए 0 बन जाएगा, तो देन हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो g ऑफ x को हम फिर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं ग्रेटर देन 0, और अगर x जो है वो लेस देन -3 और जो x है -1 और 3 के दरमियान होना चाहिए, यानी कि -1 भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन फिर इसको इस तरह से हमने डिफाइन किया एफ ऑफ जी इंटू एक्स अंडर रूट 9 - x² डिवाइडेड बाई x + 1, और फिर ये कंटिन्यूस किस पे, -∞ टू -3, और इन दोनों का जो यूनियन आएगा उनको यूनियन कर लेंगे तो देन ये कंटिन्यूस है। और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम जाएं तो देन -3 और 3 के ऊपर भी ये डिफाइन हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंडेड फंक्शन, जो कि हम ऑलरेडी सीरीज के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं। वही चीजें हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, बस इनकी डेफिनेशंस को आपने देखना है। ये चीजें आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है तो बस हमने इनको डिफाइन करते जाना है। बाउंडेड बिलो फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, फंक्शन एफ इज बाउंडेड बिलो ऑन अ सेट एस इफ देयर इज अ रियल नंबर एम सच दैट, यानी कि सुप्रीमम इन्फीमम आपको याद होगा, वही चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। इन्फीमम मीन कि आपने मिनिमम वैल्यू लेनी होगी, सुप्रीमम मीन कि आपने जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी आएगी उसको आपने लेना होगा बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव फंक्शन में। इसी तरह से इनका सुपीरियर और इंफीरियर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर फंक्शन बाउंडेड बिलो है तो देन आपके पास क्या टर्म बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और इस केस में आपके पास क्या आएगी, इन्फीमम डिफाइन होगी जिसको आप अल्फा से डिनोट करेंगे और इसकी ये टर्म बनेगी। इसी तरह से अगर जो है वो क्या है, एक पॉइंट x1 हो एस में, तो एफ एक्स 1 जो है वो किसकी इक्वल होगा, अल्फा के होगा, तो वो आपके पास एक मिनिमम वैल्यू होगी। बेसिकली जी आपके पास डेफिनेशन किसकी, इन्फीमम की ही है, कि जो आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, उसको आप इन्फीमम चूज करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स बिलोंग टू एस एंड एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। इसी तरह से बाउंडेड अबव फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ इज बाउंडेड अबव ऑन एस इफ देयर इज अ रियल नंबर एम सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। जब लेस देन इक्वल टू एम है तो मीन्स कि अब आपके पास एक बीटा आप डिफाइन करेंगे जो कि आपके पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा, और बीटा में आपके पास हमेशा क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, आगे आ जाए, आगे हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे देखें ये चीजें जो मैंने हाईलाइट की ना, ये बेसिकली इनमें कोई इतनी खास चीज नहीं है, बस इनको पीस वाइज डिफाइन किए हुए जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको बस एक दफा आपने रीड आउट कर लेना, इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास टॉपिक नंबर 26 स्टार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने टॉपिक्स को मेंशन नहीं किया है, यहाँ तक आपके जो टॉपिक थे वो टॉपिक 25 तक थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है वो क्विज नंबर 2 का सिलेबस भी स्टार्ट होता है। 126 है, यहाँ पे ओनली 26 नहीं है, 126 से लेकर 151 तक आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो कवर हो रहे हैं। सिलेबस जो सेकंड क्विज का सिलेबस है उसमें, तो इनको अपने ध्यान से देख लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थ्योरम से हमारा स्टार्ट होता है कि अगर एफ एक कंटिन्यूस है ऑन अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि इससे पहले हम बात कर रहे थे ओपन इंटरवल की, ए बी के ऊपर हम ओपन इंटरवल डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करें कि जो ए बी है उसके ऊपर हम एक क्लोज्ड इंटरवल डिफाइन करें और फाइनाइट है। जाहिर बात है अगर एक इंटरवल क्लोज है तो इट्स मीन कि वो एक फाइनाइट है, उसकी कोई एक लिमिट होगी। ठीक है, देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, तो फिर वो जो एफ फंक्शन होगा वो बाउंडेड भी होगा, वो बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड बिलो होगा, उसकी सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगी वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर कि हमारी क्या सिचुएशन वहां पे बन रही है। ठीक है,
तो आगे बस इसका प्रूफ है, इसको बेशक आप स्किप कर दीजिए। इसके थ्योरम को अपने अच्छे से याद रखना है कि अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देन एफ आपका क्या होगा, देन एफ आपका होगा जी बाउंडेड होगा। ठीक है, ये आपकी टर्म जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है आपके क्विज के लिए, बाउंडेड होगा ऑन ए बी के ऊपर। ठीक है, बाउंडेड की डेफिनेशन तो अभी आपने देख ही ली है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर जो है वो एफ कंटिन्यूस है ऑन अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देन वहां पे उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम भी डिफाइन होगी। तो सुप्रीमम इन्फीमम क्या डिफाइन होगी, ए इज लेस देन इक्वल टू जो एक्स है वो लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और बीटा जो है वो भी सेम इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे, और वो भी जो एक्स है उसका भी लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी खुद भी वो पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स हमने डिफाइन की थी अपने मिड टर्म के सिलेबस में कि जब ए और बी दो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होंगे तो उसके ऊपर अगर हम सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन करेंगे तो सुप्रीमम और इन्फीमम उनके दरमियान भी हो सकती है, और बी के दरमियान भी किसी पॉइंट पे हो सकती है, और ए और बी खुद भी हमारे सुप्रीमम या इन्फीमम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अगर अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिव द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ऑन ए बी, दैट इज द पॉइंट x1 एंड x2 इन ए बी सच दैट, यानी कि यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स होंगे, एक को हम x1 कह देते हैं जो कि अल्फा है, अल्फा मीन के यहाँ पे आपकी होगी इन्फीमम है आपका, और बीटा मीन के यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इसका सुप्रीमम है। ठीक है, बस ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो जस्ट आपसे इसकी स्टेटमेंट पूछ सकता है कि स्टेट द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो क्या कहता है कि सपोज दैट एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन ए बी, यानी कि अब बार बार इसको डिफाइन नहीं करूंगी कि ये क्लोज है या ओपन है। ये हमारे पास क्या है कि एफ इज कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड म्यू इज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू फॉर सम सी इन ए बी। कुछ समझ आइए आपको, अगर नहीं आई तो समझाती हूँ। क्या है कि अगर एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन है ए और बी के ऊपर, लेकिन जो एफ ऑफ बी है यानी कि जो उसका लिमिट्स हम अगर डिफाइन करें या इसको सुप्रीमम और इन्फीमम ले लें, ये दोनों इक्वल नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सी लेंगे कि वो जो दोनों लिमिट्स हमने डिफाइन की हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो उन दोनों के दरमियान एक हमने नंबर नया इंट्रोड्यूस करवाया जो कि म्यू है। ठीक है, और फिर हमारे पास वो म्यू किसकी इक्वल है, उसको हम लेट्स सपोज के कह देते हैं कि वो एफ ऑफ सी की इक्वल है फॉर सम सी इन ए बी, यानी कि ए और बी दो हमारे पास, और यहाँ पे अब जो ए बी होगा वो हमारे पास क्या ओपन इंटरवल फिर डिफाइन हो जाएगा, यानी कि वो सी के ही पर भी आ सकता है। यानी कि पहले तो हमने ये कहा था कि ए और बी क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, और वो कंटिन्यूस भी है। अगर कंटिन्यूस है तो मीन्स कि उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होंगी, देन वो जो फंक्शन है यानी कि x इज इक्वल टू x नॉट भी होगा। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे कि उनके दरमियान में कोई एक नंबर है म्यू, जिसको हम फिर एफ ऑफ सी कहेंगे, और एफ ऑफ सी फिर वो जो सी होगा ना वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। तो इस स्टेटमेंट को भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अ फंक्शन f is continuous on the subset S of the domain of its domain if for each epsilon is greater than 0 and each x in S naught there is a delta greater than 0 with many with may depend upon x naught as well as epsilon such that, यानी कि जो आपके पास डेल्टा की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपनी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज में हमने इसको डिफाइन किया था। तो क्या कहता है कि अगर एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन है एक सबसेट के ऊपर, और उसकी सबसेट है और उसकी डोमेन के ऊपर जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और कहता है कि अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, हर एक्स नॉट के लिए। एक्स नॉट आपके पास क्या है, जो फंक्शन अप्लाई, फंक्शन के ऊपर जो आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे वो आपके पास एक्स नॉट है, एंड देयर इज एन डेल्टा, और वहां पे अगर डेल्टा भी डिफाइन कर दिया जाए तो वो डेल्टा फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो एक्स नॉट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, या फिर जो हमारे पास एप्सिलॉन होगा उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो फिर इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड इफ जो आपके ये अंदर वाली जो वैल्यूज होती है ना एक्स और एक्स नॉट, इनका जो मोड होता है उसको हम लिख देंगे कि लेस देन डेल्टा, एंड एक्स बिलोंग टू डी एफ, यानी कि जो एफ फंक्शन होगा उसकी डोमेन से बिलोंग करेगा आपका जो एक्स है। अच्छा, अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का क्या मतलब है, फंक्शन f is uniformly continuous on the subset S of its domain
यानी कि अगर जो f एक फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा सबसेट S के ऊपर अगर उसकी डोमेन जो है वो क्या होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी कि जो उसकी डोमेन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जो मतलब उसकी जो वैल्यू है ना, हर अगर उसके अंदर हम एक एप्सिलॉन एक डेल्टा डिफाइन कर दें तो उन दोनों की जो वैल्यूज है ना वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देन इस टर्म्स को फिर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, f(x माइनस एफ एक्स बार इज लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस एक्स बार इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और x और जो x नॉट ये डैश है वो दोनों बिलोंग करेंगे s से। ये s हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सब सेट है डोमेन्स का, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस इनको अपने माइंड में जो है वो रख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक रिमार्क का इंपॉर्टेंट है, अ फंक्शन f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब नहीं होगा, ऑन s इफ देयर इज एन एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि वो सिर्फ एप्सिलॉन है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको हम कहेंगे वो एप्सिलॉन नॉट है ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ डेल्टा इज एनी पॉजिटिव नंबर, यानी कि उसमें कोई लिमिट नहीं बताएगी कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या क्या है, वो क्या है, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो वहां पे देयर आर द पॉइंट x एंड x नॉट इन s सच दैट, फिर हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, और जो हमारे पास ये एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन भी हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। ये जो हमारे पास टर्म है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि लेस देन आपकी एप्सिलॉन है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये डिफाइन किया फंक्शन, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन डेल्टा है, लेकिन यहाँ पे जब टर्म आएगी जब वो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, कि जो हमारा फंक्शन आएगा इनको माइनस करने के बाद, इनका डेरिवेटिव लेके माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा उस वैल्यू के जो कि हमें डिफाइन की गई है, तो देन उसको हम कहेंगे कि वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनमें मतलब बस इनकी मैंने ये हाईलाइट कर दी है कि इसने कहा कि इसको शो करवाना है, तो वो जस्ट ये भी पूछ सकता है कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किस टर्म के ऊपर, ठीक है, माइनस आर और आर के ऊपर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के है, तो ये ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू, यानी कि ये हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। और फिर बात आ गई कॉज की और 1/(x) की, तो ये हमारा नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्योंकि कॉज और साइन तो हमारे पास जो है वो ऑसिलेट करते हैं -1 to 1 के दरमियान, तो इसको हम इस तरह से फिर डिफाइन कर देंगे। अच्छा, आगे कहता है इफ f is continuous on a closed and bounded interval a b then f is uniformly continuous and a b, यानी कि अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो अगर कंटिन्यूस है तो मीन्स उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और x इक्वल टू x नॉट भी है, क्लोज भी है और फिर बाउंडेड इंटरवल भी है a b के ऊपर, देन जो f है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होना चाहिए a b के ऊपर, ठीक है। इसका थ्योरम का प्रूफ बेशक आप स्किप कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आगे जी मोनोटोनिक फंक्शंस, आपने याद आपको आ गया होगा कि आपने ये तो सीरीज और सीक्वेंस में भी पढ़ा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें, कोई भी चेंजिंग नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत बस इनकी ना जो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है वो थोड़ी सी चेंजिंग है। मोनोटोनिक सीक्वेंस या सीरीज कौन सी होती थी, ऐसी सीरीज सीक्वेंस या सीरीज जो नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग होती थी उनको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते थे। सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अब फंक्शन f इज नॉन डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग कब होगा और इंटरवल डिफाइन करेगा हाई, जब f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x नॉट के होगा, ये होगा नॉन इंक्रीजिंग। और नॉन डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपके पास क्या है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x नॉट होगा। फिर इसी तरह से हमने डिफाइन किया था कि अगर लेस देन इक्वल टू सिंपल लेस देन बन जाए तो वो जस्ट इंक्रीजिंग होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सिर्फ ग्रेटर देन बन जाए तो वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि वो नॉन इंक्रीजिंग भी है तो नॉन डिक्रीजिंग भी है, तो देन वैसे सीरीज को हम क्या कहते थे, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि वो उस ऐसे फंक्शन को फिर हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं कि फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। कैसे एक्स केयर ये हमारे पास क्या है, इसका जो 0 से है वो तो क्लोज्ड इंटरवल है। अब एक्स केयर है तो जब इसकी हम डोमेन या रेंज फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस, यानी कि उसको हम इन्फिनिटी टर्म्स तक हम उसको कर सकते हैं। और इन्फिनिटी क्या है, हमारे पास एक ओपन इंटरवल में फंक्शन हम उसको डिफाइन करते हैं। और जो एच एक्स है -x³ है, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है, यानी कि इसमें नेगेटिव टर्म्स इंक्लूड हो गई तो देन जी हमारे पास क्या डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा।
फिर इसी तरह से हमने सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन किया था सीक्वेंस और सीरीज के लिए। यहाँ पे भी सेम वही चीज हम डिफाइन करेंगे कि अगर एफ इज मोनोटोनिक है ऑन ए बी के ऊपर, दोनों आपके ओपन इंटरवल है, तो देन अल्फा इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एक्स लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी के। और जहाँ पे सिंपल आपके लेस देन सिंबल्स यूज हो रहे हैं, इक्वल के सिंबल नहीं यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट ए और बी के दरमियान में जो आपके नंबर्स आएंगे उनको ही आपने लेना है एज ए सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है। इफ एफ इज नॉन डिक्रीजिंग तो देन लिमिट आपकी इस तरह से होगी। इनको बस मैं अब रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आपने इनको खुद देख लेना है। अगर ये नॉन इंक्रीजिंग होगा तो देन इसकी ये डेफिनेशन बनती है। फिर इसी तरह से अगर एक्स नॉट हमारे पास आ जाए तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, इसकी राइट हैंड लिमिट्स को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और अगर राइट हैंड लिमिट्स हो और जो फंक्शन है वो अगर राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दरमियान भी डिफाइन हो सकता है। और अगर ये नॉन इंक्रीजिंग होगा जब ये सिचुएशन होगी, जब नॉन डिक्रीजिंग होगा जब आपके पास ये आएगी सिचुएशन, और नॉन इंक्रीजिंग होगा जब आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या नॉन इंक्रीजिंग। आगे ये जो पूरा प्रूफ है ये इन्हीं थ्योरम्स का प्रूफ है। ये 3 स्टेप थे, जहाँ से आपका थ्योरम स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसके आगे 3 पार्ट्स इन्होंने बताए हैं, तो इसको बेशक आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें यहाँ पे 2 फंक्शन यहाँ पे एस एफ और आई एफ दिया हुआ है, यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम दिया हुआ है। बाकी आगे उसकी लिमिट सुपीरियर यानी कि सुप्रीमम से हमने सुपीरियर लिया और इंफीरियर मतलब कि इन्फीमम से हमने इंफीरियर वाला पॉइंट लिया है, ठीक है। तो लिमिट इंफीरियर लेफ्ट लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से हम डिनोट करेंगे, और राइट लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आएगी, इसी तरह से हमारे पास वो पॉजिटिव की साइन में आ जाएगी, ठीक है। अगर एफ इज बाउंडेड है ऑन ए टू एक्स नॉट, ए आपका क्लोज्ड इंटरवल है और एक्स नॉट क्या हमारा ओपन इंटरवल है, देन बीटा इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स होगी, और इसी तरह से फिर उसकी राइट हैंड लिमिट्स को भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जस्ट आपने बस एक दफा रीड आउट करना है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, मोनोटोनिक, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, बस इसमें सिंबल्स ही हैं याद रखने वाले, तो वो आपने खुद जो है वो उसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे एक थ्योरम है कि अगर f इज मोनोटोनिक एंड नॉन कांस्टेंट है ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, देन f इज अ कंटिन्यूअस ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ। ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी जो रेंजेस हैं वो डिफाइन होंगी उन दोनों क्लोज्ड जो आपके इंटरवल होंगे उनके ऊपर, एंड इट इज क्लोज्ड इंटरवल विद द एंड पॉइंट्स f ऑफ a एंड f ऑफ b, यानी कि f ऑफ a और f ऑफ b 2 एंड पॉइंट्स है ना, तो उनकी जो रेंज होगी वो क्या करेगी, बिलोंग करेगी उन्हीं दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी यहाँ पे वही बात है दोबारा से कि अगर हमारे पास एक नया फंक्शन उसमें इंट्रोड्यूस करवा दें तो यहाँ पे एक यूनिक फंक्शन बनेगा जिसको g से डिनोट किया गया है और c d से डिनोट किया गया है। g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है और f इंटू जी वाई इक्वल टू वाई, यानी इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देख लें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी जो इनवर्स है, यानी कि ये अब हमारे पास है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमें देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम रख लें एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख लें तो देन एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा, और जी ऑफ वाई इक्वल टू हम जो एक्स स्क्वायर है ना इसको बेसिकली आपने रिप्लेस कर देना है अंडर रूट वाई से, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो इनवर्स बन जाएगा। जब ये फंक्शन है ना इसी को आपने इनवर्स में इंट्रोड्यूस करवा देना है, तो फिर इसकी लिमिट फिर जो यहाँ पे दिया हुआ होगा ना इंटरवल, उसी के दरमियान में जो इसकी लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो इसको जो है वो y के इक्वल रखें एंड एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 4, यानी कि आपके पास बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि जो 2x प्लस 4 है ना वो इक्वल टू आप रख लेंगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो x नॉट 2x नॉट इक्वल टू वाई माइनस 4, दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे हम, y माइनस 4 हो जाएगा। जब 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो x नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस 4 आएगा। जब y माइनस 4 आएगा तो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो g ऑफ x का फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा y माइनस नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन हो या मेरी कोई मिस्टेक हो या कोई चीज़ मैंने बाय मिस्टेक गलत बता दी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मेरी मिस्टेक्स हाईलाइट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।